Myself, Alok Uttam, B.Tech from NIT Surat in Chemical Engineering. I have total 8-year experience as a chemistry faculty for IIT JEE and NEET. During these 8-year experience, I was the part of many school integrated program. So I am well expert in that how to maintain balance between IIT JEE, NEET and as well as boards. I worked with many institutes, national brands like Akash Institute, Vidya Mandir classes, Narayana Institutes. Currently, I am working with Gravity classes as a chemistry faculty in Lucknow. Today, I am going to teach you very small topic, mole concept. So let's start mole concept. Okay, let's start mole concept. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले ये मान के चल रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं आता है। सिंपल आपने 8th में 9th में 10th में कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज मैटर। सभी लोगों ने पढ़ के रखा होगा मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड कैन ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट कैन बी सेंस। ठीक है, जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, जिसके पास मास है और दैट कैन बी सेंस इज नोन एज मैटर। मेरे पास मान लो ये पेन है, ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये एयर है, मतलब कोई भी मटेरियल है जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या उसके पास मास है या वो सेंस किया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या हैं? मैटर। अब मैटर के क्लासिफिकेशन है, मैं उस पर बात क्या हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैटर को फर्दर डिफाइन करने के लिए, मैटर को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है, वो जो मैं आपको समझा देता हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग पहला जो आपका पोस्टुलेट है वो है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम। मतलब मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है? एटम। दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, ये उस समय डाल्टन्स ने बताया था, लेकिन जो अभी थ्योरी है उसके हिसाब से एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट उस समय डाल्टन ने कहा था कि भाई मैटर को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो है एटम। तो बहुत सारे एटम से मिलके जो बनता है वो क्या है? मैटर। ठीक है, दूसरा जंक्शन है एटम्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? अगर कॉपर के एटम है, सारे एटम कॉपर जितने भी एटम से मिलकर बना होगा उन सभी एटम्स का मास, साइज एंड शेप सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इस बात को समझ लीजिए कि एटम कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब भी कभी रिएक्शन होती है, एटम सिर्फ और सिर्फ आपके नया बॉन्ड बनाते हैं, वो क्रिएट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। एक रिएक्शन से मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक रिएक्शन देख लूं, HCl प्लस NaOH react to each other to gives NaCl plus water। अब देखिए, जो रिएक्टेंट में एलिमेंट है या एटम है, हाइड्रोजन के एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी है। रिएक्टेंट में क्लोरीन है, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन है। क्या कोई ऐसा एटम है रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट में ना हो, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्टेंट में हो और प्रोडक्ट में कुछ नया आ गया हो? ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई एटम क्रिएट किया गया है, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ है। बस उसने अपना रिएक्शन करके एक नया बॉन्ड बना लिया। पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। पहले आपका क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था,
अब क्लोरीन सोडियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कंपाउंड चेंज हो गए बट एटम्स चेंज नहीं होते। एटम्स नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो किसी भी रिएक्शन में क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। बहुत सी सिंपल सी चीज है, ठीक है। लास्ट जो आपका पोस्टुलेट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का साइज, शेप और मास, जो भी मतलब सारे जो उनका साइज है, उनका शेप है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स का साइज और शेप सब अलग होगा। अगर वो सेम काइंड के एलिमेंट है तो सेम काइंड के एटम्स हैं तो उनका साइज और शेप सब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और वो कभी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसका नाम एटम है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये 4 पोस्टुलेट्स हैं आपके मैटर के बारे में डाल्टन्स ने जो इस थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब मैं फर्दर आ जाता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को क्लासिफाई करने के 2 तरीके हैं, बेसिक जो 2 तरीके हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपको सबको पता है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो वो कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी स्टेट्स होती हैं लेकिन बेसिक स्टेट जो है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें डिफरेंस आपने बहुत पहले बचपन में लिखा होगा, बहुत पहले इनको समझा भी होगा। मैं आज फिर से आपको इनको सभी को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 2 क्लासिफिकेशन है, पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस है, दूसरा क्या है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, ठीक है। और मिक्सचर जो है वो फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए आप समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस वो आपके सब्सटेंस हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या एटम से मिलके बने होंगे इन डेफिनेट रेशियो, ठीक है। ऐसे ही आपका मिक्सचर है, वो भी आपका 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट से मिलके बना होगा, लेकिन इन फिक्स्ड इनडेफिनेट रेशियो, मतलब किसी भी रेशियो में वो मिक्स कर दिए जाए तो वो क्या बनता है, मिक्सचर। और जब उनको डेफिनेट रेशियो में करते हैं तो प्योर सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट्स जो होते हैं आपके सेम काइंड के एटम से मिलकर बनते हैं, मतलब सेम काइंड के एटम से मिलकर बनते हैं, और अगर उनको हम हीट करें, ऑन हीटिंग दे डू नॉट डिकम्पोज, ठीक है। हीट करने पे एलिमेंट डिकम्पोज नहीं होते और सेम काइंड के एटम से मिलके बनते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं और वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके बनते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और उनको अगर हम हीट करें तो फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम CaCO3 ले लें, CaCO3, और इसको हम हीट करें तो ये CaO और प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। ये कैल्शियम, कॉपर, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एक डेफिनेट रेशियो में मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उसको हम हीट करते हैं तो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। अब मिक्सचर के 2 क्लासिफिकेशन है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आपका 2 या डिफरेंट 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलने से बनता है, लेकिन वो आपका कंपोजिशन जो होता है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है, सेम होता है। मतलब उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होगा पूरे मिक्सचर में। लेकिन अगर हम वही हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर चेंज हो जाता है। इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम वाटर ले लें और उसमें कुछ चीनी मिला दें, मतलब शुगर मिला दें, और जो सॉल्यूशन बनेगा ना, उस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है या कॉन्सेंट्रेशन है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगा। अब कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, समझ लो कि अगर हम एक ग्लास जो आपने सॉल्यूशन बनाया है
उसमें 1 चम्मच ऊपर से पानी लें, जो सॉल्यूशन बना है उसको ऊपर से लें या बीच से लें या सबसे नीचे से ले लें। लेकिन अगर वो पूरी तरह से मिक्सचर हो चुका है तो उसका मिठास क्या होगी, पूरे जगह पे, चाहे बीच में, चाहे ऊपर में, चाहे नीचे में, सब जगह सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, सेम है थ्रू आउट द मिक्सचर, सेम होगा। मतलब कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगा। वही हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। अगर हम एक सैंड ले लेते हैं या कोई सैंड और ग्रेन का मिक्सचर ले लेते हैं, सैंड और ग्रेन का मिक्सचर में अगर हम देखते हैं तो आपको कहीं पे कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं मिलेगा, कहीं पे सैंड ज्यादा मिलेगी, कहीं पे ग्रेन्स ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। ये एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। यही सब चीजें मैंने नीचे पूरा एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए मैटर क्या होता है पूरा लिखा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनके बीच में डिफरेंस आपको पता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे वॉल्यूम की बात करते हैं, ऐसे हम उनका शेप की बात करते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 9th में। मैंने सारे डिफरेंस आपको एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उनको देख सकते हैं, जहां समझ में ना आए मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। प्योर सब्सटेंस क्या है, देयर आर टू और मोर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 or more elements in their definite ratio, समझ गए, डेफिनेट रेशियो में होगा, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, those which are made up of same kind of atoms and they cannot decompose on heating। मैंने यही बात बताई कि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं हीट करने पे, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, when 2 or more elements combine together in definite ratio and compound they can be decomposed on heating, वो डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक डिकम्पोज जाता है हीटिंग में, एक डिकम्पोज नहीं होता है हीटिंग में, दोनों ही डेफिनेट रेशियो में मिलके बनते हैं, ठीक है। अब अगला जो आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 or more different substance in any ratio, किसी भी रेशियो मिला दें तो मिक्सचर बन जाएगा, एक डेफिनेट रेशियो मिला दें तो कंपाउंड बन जाएंगे, क्लियर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, these are the mixture in which concentration is same throughout the mixture। आपको एग्जांपल मैंने जो दिया था शुगर एंड वाटर, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे जो आपका दिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, these are the mixture in which concentration is not same throughout the mixture, मतलब concentration सेम नहीं होगा throughout the mixture। सैंड है, वाटर है, तो अगर सैंड एंड वाटर मिला दें तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर रहेगा, थ्रू आउट द कंसंट्रेशन मिक्सचर सेम नहीं होगा, थ्रू आउट द कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर में सेम नहीं होगा, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का केस आ जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे मैटर के बारे में, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पूरे जो पोस्टुलेट्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर इनका क्लासिफिकेशन जो मैंने किया वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, चूंकि पढ़ा है आपने पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आप देख लीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। बात को समझिए, रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशियो है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। कैसे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आप इसी को यहाँ पे देखें तो आपके सामने ये इसकी डेफिनेशन के बेसिस पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रिलेटेड एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर ये रिलेटेड एटॉमिक मास की डेफिनेशन है तो ये कौन सी डेफिनेशन है, तो बहुत सिंपल सी बात है, रिलेटेड एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। तो अभी करंट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में हमने कार्बन 12 को एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है। लेकिन इसके पहले, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने के पहले बहुत सारे मतलब पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे जो खोजें हुई उन पे हमने बहुत सारे
स्केल्स लिए, जैसे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन का स्केल लिया, हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट लिया, तब ये क्या हुआ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/1 मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही हमने ऑक्सीजन को जब स्केल लिया तो क्या किया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये चेंज होते रहे समय समय के साथ, लेकिन अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक में चल रहा है वो कार्बन 12 है, और कार्बन 12 के बेसिस पे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हम कैसे निकालेंगे। तो आप एक बात को समझ लीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समेशन ही आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, समझ गए आप, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये एक इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी मैं इस बात को आगे आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता चल गया क्या होता है, रेशियो होता है, और वो रेशियो क्या है, वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हमको पता करना है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम एएमयू में रिप्रेजेंट, एएमयू लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एएमयू। लेकिन करंट में मॉडर्न में जो इसका नाम दिया जाता है वो यूनिफाइड मास, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल यू से। ठीक है, अब एएमयू, 1 एएमयू होता क्या है, एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी दी हुई है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम और 1.66 into 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, अब ये आया कैसे भाई, ये आया कैसे, तो इसकी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा हमको। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो आपको पता है ये है आपका 1/12 into मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये बात तो समझ में आ गई। अगर किसी तरह से मुझे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 पता चल जाए तो मैं इसमें रखूंगा और आंसर आ जाएगा अपने को। तो बेटा जो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 निकालना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसकी हेल्प से हम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 निकाल लेते हैं। तो अभी वो रटना नहीं है, बट मुझे याद है इसलिए मैं उसको रख के दिखा देता हूं आपको कैसे उसको कैलकुलेट किया गया। 1/12 into 1.99 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ये आपका जो है ये आपका होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। तो अगर हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 लिख दिया और उसको 1/12 किया गया तो आपको यही वैल्यू मिलेगी 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो हम हमेशा पढ़ते हैं या कहीं बुक्स में लिखा होता है या इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। तो एक्चुअली वो आया कैसे, वो वैल्यू आई कैसे, वो हमने आज प्रूव कर दिया कि वो उसकी डेफिनेशन से है। उसकी डेफिनेशन कहती है कि 1 AMU is equal to 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और चूंकि हमें वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मास पता है तो वो हमने रखा और वहां से हमको आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही बात जो मैंने ऊपर बोला था वही लिखा है कि टुडे AMU इज रिप्लेस्ड बाय U एंड इट इज नोन एज यूनिफाइड मास। ठीक है, वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी। अभी हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अब मैं बहुत एक यूनिक चीज बताने जा रहा हूं कि मतलब एटॉमिक मास और रिलेटेड एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे होंगे एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन AM। अगर किसी एक एटम का मास निकालें
वो भी AMU में, वही कहलाता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, और देखो यहाँ पे एटॉमिक मास को लिख दिया है कि RAM into 1 AMU। ये हमको लिख के तो दे दिया, लेकिन हमें कैसे पता चले कैसे हुआ, तो हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे ये आपका चीज आई कि भाई रिलेट एटॉमिक मास इक्वल टू RAM into 1 AMU। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि RAM इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट to the 1/12 mass of one atom of carbon 12। यही हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रिलेटेड एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, RAM इंटू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आप देखें तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो हमको यही मिलेगा। तो यहां से हमारे पास आ जाता है कि ये जो आपका 1/12 है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, तो बेटा यही आपका क्या AMU है, 1 AMU है, 1 AMU। क्यों, आप देख लीजिए, क्या आपको यहाँ पे ऊपर यही लिखा है 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 बेटा। मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को हम 1 AMU लिख सकते हैं, और रिलेटेड एटॉमिक मास लिखा ही था। और ये जो आपका है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, क्या ये आपको दिख रहा है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट? तो आप अगर इसको देखें तो क्या इसको एटॉमिक मास कह सकते हैं, और एटॉमिक मास इक्वल टू रिलेटेड एटॉमिक मास इनटू AMU। क्या ये बात आपको प्रूफ हो गई कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है आपका रिलेटेड एटॉमिक मास इनटू 1 AMU होता है। ठीक है, अब अगर ये चीजें हमारी प्रूफ हो गई, यहाँ पे हमारा ये बात हमारी प्रूफ हो गई बिल्कुल अच्छे से कि आपका एटॉमिक मास और रिलेटेड एटॉमिक मास क्या है। रिलेटेड एटॉमिक मास एक रेशियो है, एटॉमिक मास आपका रिलेटेड एटॉमिक मास इनटू 1 AMU होता है। वो मैंने उसी डेफिनेशन से प्रूव किया जो रिलेटेड एटॉमिक मास की थी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सारी चीजें प्रूव कर दी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इसी के आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन। फाइंड relative atomic mass of sulfur 32 and atomic mass. Find the relative atomic mass of 32 sulfur 32 and atomic mass, दोनों आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएं, ठीक है, सॉल्यूशन पे जाएं तो आप खुद ही सोचो, रिलेटिव एटॉमिक मास अभी मैंने ऊपर बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द समेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का समेशन है। अगर सल्फर 32 है तो सल्फर का जो मास नंबर है ऊपर लिखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। और हमने बचपन में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये हमको पता है किसके लिए, फॉर न्यूट्रल एटम और एलिमेंट, ठीक है, न्यूट्रल एटम या एलिमेंट के लिए आपका ये होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये चीज है तो हमारा सल्फर न्यूट्रल है, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर इसका 16, और सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 32 माइनस 16, और दैट विल बी कम्स 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास इन्हीं दोनों का समेशन है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का समेशन है। तो हमने क्या किया, न्यूट्रॉन आपके आ गया 16, प्रोटॉन आ गया आपके 16, तो कितना आ गया 32, और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि ये आपका एक रेशियो है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर हमको चाहिए एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आपका क्या है, रिलेटेड एटॉमिक मास इनटू 1 AMU, अभी ऊपर प्रूफ किया हमने, तो बेटा यहां से 32U आपका एटॉमिक मास आ गया। तो देखिए हमने एक चीज प्रूव कर दी एटॉमिक मास, और दूसरी चीज हमने प्रूव कर दी रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड एटॉमिक मास से रिलेटेड और एटॉमिक मास से, ये तभी संभव है जो आपको क्लियर हो कि रिलेटेड एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है। तो उसी रिलेशन के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। ऐसे मैं कुछ भी क्वेश्चन दे सकता हूँ कि फाइंड द रिलेटेड एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, तो इस तरह से आप उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास होता है 40, तो उसके बेसिस पे आप रिलेटेड एटॉमिक मास निकाल सकते हैं और एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि व्हाट इज द रिलेटेड एटॉमिक मास और 1 AMU का क्या डेफिनेशन है, फिर इन दोनों के बेसिस पे एटॉमिक मास और रिलेटेड एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ 1 एटम इन AMU, मतलब ऑक्सीजन एटम है तो उसका कितना होगा 16U, अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो कितना होगा 14U, अगर आपके पास कैल्शियम है तो कितना होगा 20U, समझ गए। ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल mass of 1 molecule in AMU, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम कह दें समेशन ऑफ ऑल एटॉमिक summation of atomic mass of all atom in a molecule। ये भी तो एक डेफिनेशन है, मतलब एक डेफिनेशन है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU, या फिर मैं कह दूं कि भाई मॉलिक्यूल होगा तो बहुत सारे एटम्स मिलके बना होगा, तो सभी एटम्स का अगर हम एटॉमिक मास का सम कर दें तो वो मॉलिक्यूलर मास आ जाए। सिंपल सी बात है, देख लो इसको। अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर आपके पास ऑक्सीजन था तो O2 था, O2 है, तो O2 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है।
अब ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास हमको पता है 16U होता है, ऊपर देख लिया अभी। दूसरे ऑक्सीजन का एटम भी 16U होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 32U। N2 है आपका 2 नाइट्रोजन से मिलके बना होगा, ये नाइट्रोजन का है आपका 14U और इसका है 14U, तो ये कितना हो जाएगा 28U। सिमिलरली आप अगर CH3OH ले लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो कार्बन का होता है 12U, ऑक्सीजन का 4 × 1U प्लस आपका ऑक्सीजन का हो गया 16U। कितना आ गया आपका, ये हो गया 28 और 4 32 32U। तो इस तरह से आप मतलब किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सिंपल इस तरीके से। तो एटॉमिक मास भी पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया, और एटॉमिक मास का रिलेटेड एटॉमिक मास से रिलेशन भी पता चल गया, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हमने रिलेटेड एटॉमिक मास, 1mu एटॉमिक मास, ये सब चीजें पढ़ ली, मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ लिया। अब क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, एवरेज एटॉमिक मास, ये आपको दिख रहा है एवरेज या मीन या एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास को अगर हमको देखना है तो एवरेज एटॉमिक मास को हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। एवरेज एटॉमिक मास कब जरूरत पड़ती है, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास आइसोटोप्स हो जाते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर दो होते हैं, एक होता है 35, एक होता है 37, दो आइसोटोप्स होने की वजह से, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भैया मास नंबर लेना है क्लोरीन का, तो आप पूछने लगोगे सर कौन सा लें, 35 लें या 37 लें। तो ऐसे केस में जहां भी आइसोटोप्स आ जाते हैं वहां पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। मतलब ना तो 35 ना तो 37, उनके परसेंटेज अबंडेंस के बेसिस पे उनका क्या एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो हम निकालते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एम एवरेज वो क्या होता है, m1 into percentage of 1 plus m2 into percentage of 2 divided by 100। अगर मान लो 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हुए तो m3 भी हो सकता है into percentage of 3। अगर 4 हैं तो m4 percentage of 4, सारे का समेशन डिवाइड बाय 100, यही होना, ठीक है, 4 जितने हो वहां पे। अब अगर हम इसको देख लें तो ये हमारा m1 क्या है, m1 is the atomic mass of one isotope और m2 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज 1 मतलब परसेंटेज ऑफ m1 फर्स्ट आइसोटोप, और m2 परसेंटेज ऑफ सेकेंड मतलब परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। ये आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा या निकलवाएगा, ठीक है, इस तरह का। अब एक और दूसरे तरह का भी याद रखता है, अगर मान लो आपके पास बहुत सारी गैसेज हैं A, B, C, D और इनके मोल्स पता है, इसका मोल्स है N1, इसका मोल्स है N2 और इसका मोल्स है N3, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास है M1 और इसका मॉलिक्यूलर मास है M2 और इसका मॉलिक्यूलर मास है M3। इस तरह से मतलब 3 गैसेस हैं और उन तीनों गैसेस के एटॉमिक मासेस भी पता है या मॉलिक्यूलर मासेस भी पता है या फिर उनके मोल्स भी पता है। तो हम M मिक्सचर निकालते हैं या फिर हम इसी को एवरेज कह देते हैं, ठीक है, एवरेज हो या फिर आपका M मिक्सचर हो। तो इस केस में भी हम इसी तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, M1 N1 M2 N2 और प्लस M3 N3 और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3।
एन क्या है? मोल्स। एन स्मॉल एम जो है आपका, स्मॉल एन जो है आपका वो मोल्स है, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। N1, N2 एंड N3 आर मोल्स ऑफ A, B, C गैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब गैसेस को हम मिक्स कर देते हैं, उनका मिक्सचर का मास निकालना है या उनका एवरेज मास निकालना है, तो हम इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं। इस केस में हमें परसेंटेज नहीं दिया होता है, बट उनके मोल्स दिए होते हैं, तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तब वहां पे आपको ये यूज में आएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास पता चल गया आपको, एम मिक्सचर भी पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज को इन्होंने देखो A1, X1, A2, X2 मान लिया है, और यहाँ पे बोल दिया है कि A1, A2 आर एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स, और X1 एंड X2, X2, 3 आर मोल्स ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज अबंडेंस, मोल परसेंटेज या परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, तो अब हम इसी क्वेश्चन को, इसमें एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये आपका, आप इसको देख लीजिए कि दो क्लोरीन और क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दिया हुआ है, और उनका परसेंटेज अबंडेंस दिया है 75% एंड 25%, और आपसे पूछा है कि परसेंटेज उनका परसेंट जो आपका एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, वो निकालना। तो हम आ जाते हैं बेटा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। एम एवरेज क्या होगा आपका? एम एवरेज आएगा M1 इंटू परसेंटेज ऑफ 1 प्लस M2 इंटू परसेंटेज ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 100। सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला यूज किया। अब हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। तो हमको पता है कि दोनों ही आइसोटोप्स का मॉलिक्यूलर मास पता है, तो M1 हम मान लेते हैं क्लोरीन 35 को, तो 35 उसका परसेंटेज कितना है? 75। M2 आपका क्लोरीन का मास कितना है? 37, उसका परसेंटेज कितना है? 35, सॉरी उसका परसेंटेज कितना है? 25, और डिवाइड बाई 100। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35.5 AMU, तो आपका ये आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नीट और IIT में दोनों में आ चुका है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बहुत ही आसान होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में मैंने एक दूसरा और क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि एटॉमिक मास दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज बताओ। तो कोई बात नहीं है, मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है। कार्बन 12 अगर हम मान लेते हैं कि X परसेंटेज है, चूंकि उनका परसेंटेज नहीं पता, और कार्बन 14 हमारे पास तो कितना होगा? 100 माइनस एक्स। अगर एक X है तो दूसरा 100 माइनस एक्स होना चाहिए, तो कंपल्सरी है। ठीक है, अब अगर हमें M एवरेज निकालना है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 इंटू परसेंटेज ऑफ 1 प्लस M2 इंटू परसेंटेज ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे जो M1 है वो मान लेते हैं वो कार्बन 12 है, कार्बन 12 को 12 हो गया, उसका परसेंटेज हमने X मान के रखा हुआ है। M2 आपका हो गया 14, और उसका परसेंटेज मैंने 100 माइनस X मान लिया है, और ये आपका हो जाएगा 100, और ये सब पूरा इक्वल दिया है 12.5 के, क्योंकि उसने एवरेज एटॉमिक मास पहले ही बोल दिया। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा X आ जाएगा 75%। क्या आ जाएगा? 75%। मतलब आपका जो कार्बन 12 है उसका परसेंटेज अगर आप देखने जाएंगे तो कितना होगा? 75%, क्योंकि उसका एवरेज एटॉमिक मास 12.5 है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कॉन्सेप्ट को। तो जो भी पहले तो हमने रिलेटेड एटॉमिक मास, 1 AMU और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, और उनके सभी के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लिया। ऐसे ही अब हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ऐसे देखो मीन मॉलिक्यूलर मास है। अब एटॉमिक मास की जगह पे मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो भी फॉर्मूला यही रहना है, इसी से सॉल्व करना है। और आप देख रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ आपको, वही चीज यहाँ पे प्रूफ करी गई है, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। ये मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ आपको कि सल्फर 32 दिया है तो उसका रिलेटेड एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे।
तो आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40। ये अगर दिया है तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप अगर फाइंड करेंगे इसको, आप सॉल्व करके देखिए। इसका मैं सॉल्यूशन आंसर बता देता हूँ। आंसर है रिलेटेड एटॉमिक मास आपका होगा 40 और इसका एटॉमिक मास होगा 40। समझ गए? सिंपल सी बात, यही आपका आंसर है, जैसे कि ऊपर था। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं समझ में आए तो एक बार आप पहले तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बहुत सिंपल सा टॉपिक आ जाते हैं, मोल, ठीक है। हमको ये पता चल गया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और उनके रिलेटेड एटॉमिक मास से रिलेशन, एवरेज एटॉमिक मास, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हमने समझ लिया। अब हमको मोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेसिक जो हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए मोल क्या है। तो मोल एक ऐसा यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। मोल इज ए एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और हमेशा, अच्छा, मोल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर आप एक जो परचून की दुकान वाला है, ठीक है, उसके पास जाइए और उससे बोलिए कि भैया हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो उसको समझ में आएगा। अगर आप गए और उसको बोला कि 1 मोल चीनी दे दीजिए, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है 1 मोल में 6.023 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या चीनी के पार्टिकल्स होंगे। तो क्या वो 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल गिनने बैठेगा? पागल हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर मैं से केले वाले के पास जाऊं और बोलूं 1 मोल मुझे केले दे दो, तो वो भी एक मतलब नहीं बनता। तो ऐसे ही अगर हमको कुछ क्वांटिटी है, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर करनी है, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस के लिए मोल का यूज करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस को अगर हमें मेजर करना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अगर मेजर करना है, तो हम मोल का यूज करते हैं। तो मोल इज ए SI यूनिट ऑफ टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब बात यह आ जाती है कि भैया मोल तो हमको समझ में आ गया, 1 मोल क्या होता है? 1 मोल किसके बराबर होता है? तो सबको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज हम कहते हैं, कि जिसमें एंटिटीज में एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल सब आ जाते हैं। तो भाई ये क्वांटिटी आई कैसे? इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, Na से डिनोट करते हैं। 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स को ही हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एक एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आया कैसे, अब हम वो समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही चीज आ जाती है कि अगर ये नंबर आया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डेफिनेशन में ये चीजें होंगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 मोल आपको कह रहा है कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज में एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एज पार्टिकल्स एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एटम होंगे उतने ही एंटिटीज होंगी 1 मोल में। बात समझ में आई? देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो यूनिटरी मेथड आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ा होगा कि भैया कि 1 दर्जन में इतने केले मिलते हैं तो इतने दर्जन में कितने मिलेंगे, या इतने रुपए में इतने सेब मिलते हैं तो इतने रुपए में कितने सेब मिलेंगे, ऐसा पढ़ा है ना। बस वही चीज हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको रिलेशन चाहिए 2 चीजों के बीच में। एक क्या है आपका मास ऑफ कार्बन 12 है, और दूसरा क्या है
एटम्स, इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमने लिख दिया मास और एटम्स के बीच में रिलेशन। तो भैया आप एक बात बताइए, जब एक कार्बन 12 का एटम था, ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एंड एटम्स ऑफ कार्बन 12, इन्हीं के बीच में रिलेशन चाहिए मुझे। तो जब हमारे पास एक कार्बन 12 का एटम था, एक कार्बन 12 का एक एटम, तो उसका मास कितना था 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो जहां पे मैंने 1 AMU बताया था, वहां पे मैंने बताया था मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास निकाल सकते हैं, वो कितना आता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। एक एटम जब था तो उसका मास इतना था। अभी मेरे पास मास कितना है कार्बन 12 का, 12 ग्राम है। तो बेटा अगर मैं इसका एटम देखूं कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, जब इतना मास था तो एक एटम बन रहा था, अब इतना मास है तो कितने एटम होंगे, तो आपका x, और यही है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12, ये आएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10 की पावर -23। और बेटा जब इसको तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये आपको क्या दे देगा, यही आपका 1 मोल हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, और दैट इज इक्वल टू 12 बाई 1.99 इंटू 10 की पावर -23 हम निकाल चुके हैं। और आप देखिए तो ऊपर 12 है, नीचे 1.99 को हम 2 मान लें लगभग, तो 6 के आसपास वैल्यू आएगी, इसीलिए ये वैल्यू हो जाती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि जब 23 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गए एटम्स। यही बात हम प्रूव कर रहे थे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और एटम्स ऑफ 1 एटम में इतना था तो 12 ग्राम में, 12 इतने ग्राम में एक एटम है तो 12 ग्राम में कितना होगा, वही हमारा x आ गया। और x ही हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम, और वही हमारा 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 मोल इज इक्वल टू आपका आ गया 6.023 into 10 पावर 23, और यही आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट है जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है जिसको हम 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल की वैल्यू 6.023 into 10 पावर 23 कैसे आई, ये आपने सीख लिया है। मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, यही वैल्यू आपके एवोगैड्रो कांस्टेंट है 6.023 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, इन मॉडर्न प्रैक्टिस ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन को ही मोल कहते हैं। मॉडर्न प्रैक्टिस में ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, इसी को हम क्या कहते हैं, मोल। ठीक है, तो मतलब क्या देता है, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल। ठीक है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल। क्लियर, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी ये टर्म यूज कर लेता है। चलो, ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास जो आपका है वो बेसिकली आप देख लीजिए क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी क्या है, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास समझिएगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 6.023 into 10 power 23 atoms, mass of 6.023 into 10 power 23 atoms in gram is known as gram atomic mass। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम इन AMU, और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 6.023 into 10 power 23 एटम्स इन ग्राम। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में।
इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, क्योंकि 6.023 × 10⁻23 एटम्स 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो वही चीज आपको बोली हुई है कि इट इज ऑल्सो मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स, या इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल एटम। लेकिन सब कुछ किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो अब ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में हम बहुत अच्छे से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ऑक्सीजन एटम है। क्या है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? 16U, क्योंकि ये मास है एक एटम का। मास ऑफ 1 एटम कितना है? मास ऑफ 1 एटम इन AMU, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो कितना है? 16U। मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स इन AMU कितना हो जाएगा? 16U × 6.023 × 10⁻23, यही होगा। अब अगर हमको मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 इन ग्राम में चाहिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16U × 16U है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ग्राम में। तो वो 1 m कितना होता है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, इनटू Na क्या है? जो एवोगैड्रो की वैल्यू होती है। अगर आप ये पूरा रखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि इसका और इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अप्रॉक्स 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। बात समझ गए? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। समझ में आ रही? तो ये आपका एक एटम का मास 16U है, 6.023 × 10⁻23 एटम्स का मास 16 ग्राम है। तो ये रिलेशन है किसमें? एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम इन AMU, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं तो 16U, और ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स इन ग्राम, या हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। वही क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ये बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है। आपको यही चीज सिंपल डिफरेंस में मिलेगा। ये आपका ग्राम एटॉमिक मास देखिए, वो करके भी दिखाया है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, देख रहा है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन 16 AMU है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? आपका 16 AMU है, उसको हमने चेंज कर दिया ग्राम में, और 16, तो ये आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 1 आएगा, ये 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज ए ग्राम एटम। 1 मोल ऑफ एनी, तो आप समझ गए 1 मोल को ग्राम एटम क्यों कहते हैं, ये भी बात आपको, ठीक है। तो ग्राम एटम मास। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर इन 28 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का 28 ग्राम नाइट्रोजन दिया, 28 ग्राम नाइट्रोजन दिया, और उसमें पूछ रहा है कि कितने एटम होंगे। तो एक सिंपल सी बात समझो कि एक मास ऑफ 1 एटम नाइट्रोजन का कितना होता है? 14U। मास ऑफ 1 एटम इज 14U। अब अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम, लेट्स नंबर ऑफ एटम कितने हैं? X है, तो आपका मास ऑफ
एक्स एटम कितना आ जाएगा 14U इंटू एक्स, लेकिन हमको चाहिए ग्राम में, तो मास ऑफ एक्स एटम इन ग्राम, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एक्स इक्वल टू 28। जब आप यहां से x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया कितना 2Na, मतलब ये आपको बराबर आएगा 2Na के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 2Na के बराबर। जो x की वैल्यू है क्या आ जाएगा 2Na, और हमने जो x माना था वो क्या था हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन 28 ग्राम। क्यों? क्योंकि देखो मास ऑफ वन एटम्स 14U दिया था, हमने कहा कि लेट्स नंबर ऑफ एटम आपके टोटल कितने हैं x हैं, हमको नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि मास ऑफ x एटम कितना हो जाएगा, एक एटम का अगर 14U है तो x एटम का कितना हो जाएगा 14U इंटू x, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मास ऑफ x एटम इन ग्राम चाहिए, लेकिन वो तो mu में था, x एटम का मास जो 14U इंटू x किया है वो mu में था, हमको चाहिए ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, उस x एटम को जो मास है AMU में उसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 AMU की जगह हम वैल्यू क्या रख देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24, वो जो हमने पीछे प्रूव किया था। तो 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 हो गया, और x हमारे एटम है, मल्टीप्लाई कर दिया, और वो बराबर होना चाहिए 28 ग्राम के, क्योंकि हम एटम मान चुके हैं x है। तो 28 ग्राम में अगर x एटम है तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितना आ जाएगा 2Na। आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है, उसी को मैंने इलेबोरेट करके चीजों को सिखा दिया। क्या न्यूमेरिकल हो जाएगा आपसे अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब मास को देख लेते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास को देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको जैसे दिख रहा है, जैसे आपका एटॉमिक मास आपको पता है मास ऑफ वन एटम, तो एस इन AMU, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU। यहाँ लिखा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन AMU, यही क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास। और इसी को मैंने दूसरे तरीके से भी बोला था कि और सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन AMU। और ये पीछे प्रूफ भी कर दिया है कि O2 है तो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, तो कितना हो जाएगा 16 + 16U इक्वल टू कितना हो जाएगा 32U। ये पीछे प्रूफ किया मैंने, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को। अब हम आ जाते हैं ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास है आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU, ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम, दैट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आप देखिए फिर से, अब उसी बात को हम फिर से प्रूफ कर देते हैं। देखो O2 है, O2 का 32U होता है एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का 32U। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा 32U। और अब हमको चाहिए मास ऑफ Na, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, वो कितना हो जाएगा 32U इंटू Na। लेकिन हमको चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मतलब ग्राम में चाहिए, तो मास ऑफ Na मॉलिक्यूल इन ग्राम, तो बेटा आप इसको देखेंगे 32U
U को हम किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में, तो वो कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और Na एटम्स था ही तो Na एटम मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू अप्रॉक्स 1 के बराबर आती है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। यही क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली बहुत सिंपल, मैं चारों चीजों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं। एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम इन AMU, gram atomic mass, mass of 6.023 into 10 power 23 atoms in gram. Molecular mass, mass of one molecule in AMU. Gram molecular mass, mass of 6.023 into 10 power 23 molecules in gram. Clear? ये सारी चीजें मैंने प्रूफ कर दी हैं आपको कैसे ये चीजें आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम और पढ़ेंगे।